क्लास 10th मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने देखा नहीं होगा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कोई प्रॉब्लम आपको पेपर में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इसके 10 एमसीक्यूज कौन कौन से और उसके आंसर्स क्या होंगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने लिया हुआ है ट्राइंगल से, और एमसीक्यूज में ट्राइंगल से एक प्रॉब्लम फिक्स है आपको मिलेगा। अब उस प्रॉब्लम में क्या आपसे पूछेगा ये वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसमें हमने इस मिसिंग टर्म को पूछा हुआ है। ये यहां से भी कुछ पूछ सकता है, यहां से भी कुछ पूछ सकता है, कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो सकती है और कोई भी आपसे रिजल्ट पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट सारा जो भी यहाँ पे यूज होगा उसको एक बार मैं बता देता हूँ। जब ट्राइंगल में आप कोई भी एक लाइन बेस के पैरेलल ड्रॉ करते हो तो हमेशा यहाँ पे लाइन साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में कट करता है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो छोटे साइड्स जो यहाँ पे बन रहे होंगे उनका रेशियो आप लिख सकते हो इक्वल, छोटे को बड़े के साथ इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा साइड प्रोपोर्शन में कर सकते हो। जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस छोटे वाले को इस छोटे वाले के साथ यूज करेंगे तो पहला आप प्रोपोर्शन लिख सकते हो, एडी का जो प्रोपोर्शन होगा डीबी के साथ ये इक्वल होना चाहिए एई का जो प्रोपोर्शन होगा ईसी के साथ। तो एक कंडीशन तो ए आप यूज कर लेते हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो छोटा वाला है इसको आप पूरे के साथ यूज कर सकते हो। तो आप लिखोगे एडी का रेशियो एबी के साथ ये इक्वल होगा एई का रेशियो एसी के साथ। सेम ऐसे इस नीचे वाले छोटे वाले को पूरे के साथ आप यूज कर सकते हो। तो तीसरा कंडीशन आप लिख सकते हो, यहाँ पे बीडी का रेशियो एबी के साथ ये बराबर होगा, इस छोटे वाले को हमने लिया हुआ है तो यहाँ पे छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ईसी का रेशियो और पूरा एसी का रेशियो। ठीक, ये तीन अलग अलग रेशियो जिनको यूज कर सकते हो। और इसमें आप ध्यान दो सेकंड वाला रेशियो, जब आप वर्टेक्स की तरफ से दिस वन इज द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, इधर से अगर आप छोटे वाले को पूरे के साथ यूज करोगे तो उसी कंडीशन में ये बीच वाले भी साइड्स रेशियो में आते हैं। यानी ईसी के साथ आप इक्वल लिख सकते हो डीई का रेशियो बीसी के साथ। इसके अलावा डीई और बीसी का रेशियो ना तो इसके साथ आप लिख सकते हो इक्वल, ना तो इसके साथ लिख सकते हो, याद रखना। तो चलिए इसी रिलेशन को हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एडी का रेशियो एबी के साथ इक्वल होगा डीई का रेशियो बीसी के साथ। ठीक है, हमने इसको इसके साथ इक्वेट किया हुआ है। तो एडी यहाँ पे 2 हो गया, एबी यहाँ पे टोटल हो जाएगा 5, यहाँ पे डीई आपको 4 गिवन है और बीसी आपको बताना है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी डेटा जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी या जो भी वेरिएबल्स वहां पे होगा उसके अंदर एक रेगुलर ट्रेंड होगा। और जब रेगुलर ट्रेंड होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो उस कंडीशन में मीन मीडियन और मोड तीनों उस डेटा के बिल्कुल सेम आते हैं। इसलिए यहाँ पे मीन मीडियन मोड हो जाएगा इक्वल। अभी जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें मीन मीडियन मोड की वैल्यू बिल्कुल इक्वल तो नहीं आती, आसपास आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जाता है वो रेगुलर नहीं होता, वो इरेगुलर होता है। जब रेगुलर रहेगा तो तीनों में मीन मीडियन मोड इक्वल आएगा। तो इस आंसर को आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, the graph of the polynomial px cut x-axis at 2 places and touches at 3 places. The number of zeros of px is। यहाँ पे कह रहा है कि एक आपका कोई भी लाइन है जो x एक्सिस को 2 प्लेस पे कट करता है और 3 प्लेस पे इसको टच करता है। तो मान लो 2 प्लेस पे कट कर दिया और 3 प्लेस पे इसको टच करेगा इस तरीके से। तो कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे। तो जितने जगह पे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है या फिर टच करता है वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपको लिख देना है टोटल 5। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज।
यहाँ पे एरिया आपको बताना है एक ट्राइंगल का जो बनेगा जब आप इस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करोगे और उस वर्टेक्स के साथ जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आएगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दो एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं, एक्स और वाई, इस तरीके से। मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जब कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे इस इक्वेशन के लिए तो वो एक्स और वाई एक्सिस को कहीं पे कट करेगा। तो अगर वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा तो यहाँ पे एक्स की अपनी एक वैल्यू होगी और वाई होगा जीरो। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो हम लोग यूज करेंगे और चेक करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x बाई ए प्लस वाई की वैल्यू जीरो है, ये हो गया b इक्वल टू वन। मीन्स x बाई ए इक्वल टू वन, यानी x इक्वल टू ए। तो x की वैल्यू यहाँ पे a है, मतलब इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं a कॉमा जीरो। अब सेम ऐसे एक पॉइंट आपका आना है y एक्सिस पे जिसके लिए x की वैल्यू होगी जीरो। तब एक बार अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू जीरो यूज करेंगे। तो आप लिखोगे जीरो बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी b, मतलब इसका जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा वो x की वैल्यू जीरो और y इक्वल टू b होगा। ठीक, अब यहां से लाइन इसका पास होगा। तो इस तरीके से एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है जिसका एरिया इन्होंने पूछा हुआ है। तो ये ट्राइंगल जो बनेगा तो एक कोऑर्डिनेट आप यूज करोगे ओरिजिन का जो कि होता है जीरो जीरो। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगा वैल्यू ऑफ x जो है a, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा वैल्यू ऑफ y मीन्स b। यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा a, हाइट हो जाएगा b, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हाफ ए बी। तो इसका जो एरिया होगा उसको आपको हाफ ए बी कर देना है, मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Four bells toll together at 9 a.m. They toll after 7, 8, 11 and 12 seconds respectively. How many times will they toll together again in the next 3 hours? अब इस प्रॉब्लम को अलग अलग कई तरीके से पूछता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि अगले बार जब सारे एक साथ टोल करेंगे तो टाइम क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगले 3 घंटे में वो कितनी बार एक साथ टोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है कि अगर कोई भी बेल एक दूसरे के साथ टोल करते हैं एक टाइम पे साइमल्टेनियसली, उसके बाद जब नेक्स्ट टोल करने आएंगे तो जो टाइम लगेगा वो टाइम इन सबका होगा एलसीएम। इसलिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है यहाँ पे एलसीएम। तो 7, 8, 11 और 12 का हम लोग एलसीएम करेंगे। तो 7 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन 7 होगा, 8 का लिखेंगे 2 to the power 3, 11 का 11 ही रहेगा और 12 का लिखेंगे 2 to the power 2 and 3। जब इसका एलसीएम लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 11। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1848 सेकेंड। अब हम लोगों को बताना है यहाँ की 3 घंटे में कितनी बार एक साथ टोल करेंगे। तो 3 आवर्स का मतलब अगर आप सेकेंड में लिखोगे तो हो जाएगा 3 into 60 into 60 सेकेंड। इतने सेकेंड में नंबर ऑफ टाइम्स आपको बताना है, इसलिए इस पूरे टाइम को 1848 से कर देना है डिवाइड। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 900 और नीचे आएगा 154। इसको जब डिवाइड करोगे तो 5 टाइम से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद कुछ नंबर डेसिमल में आएगा, यानी 5 बार यहाँ पे कंप्लीटली ये टोल कर सकते हैं। इसलिए आंसर यहाँ पे कर देना है आपको सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ cos a इक्वल टू 0.6 देन 5 sin a माइनस 3 tan a इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे जो आपको वैल्यू निकालनी है वो बताना है 5 sin a माइनस 3 tan a का। तो tan a को हम लोग लिख सकते हैं साइन कॉस के टर्म में, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 into sin a/cos a। अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो नीचे आ जाएगा cos a, ऊपर आ जाएगा 5 sin a into cos a, और ये रहेगा 3 sin a एज इट इज। अब ऊपर sin a हो रहा है कॉमन, अगर sin a कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा 5 cos a माइनस 3।
नीचे अभी कॉस ए ऐसे ही रहेगा। अब कॉस ए की वैल्यू ऊपर यहाँ पे हम 0.6 यूज करेंगे, तो इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा आपको, 5 × 0.6 - 3 और नीचे हो जाएगा 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, तो 3 - 3 करने पे हो गया इंफॉर्मेशन 0। और 0 से किसी नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा आपको 0 मिलता है, इसलिए इसका आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 0। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि सबसे पहले मैं क्या करूं, कैसे इंफॉर्मेशन ये वाला आएगा, कैसे इसको हम कॉस में चेंज कर पाएंगे, तो नहीं होगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको सॉल्व करना शुरू करो, अपने आप कुछ ना कुछ आपको समझ में आता है कि कैसे आगे हमको प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन sin अल्फा माइनस बीटा रिड्यूसेस टू। ये जो आपका प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है और उसका जो टॉपिक है आपका डिलीट हो चुका है, तो मे भी ऐसा प्रॉब्लम आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं बाय डिफॉल्ट अगर किसी वजह से पूछ लेता है तो फिर आप क्या करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, और आपको मालूम है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा एज 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा। अब इस अल्फा की जगह हम लोग 90 माइनस बीटा यूज करेंगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन 90 माइनस बीटा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब यहीं पे एक फार्मूला हम लोग पढ़ते थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो अगर इस फार्मूले को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो साइन 90 माइनस 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2 बीटा, यानी इसको हम रिड्यूस करके कॉस 2 बीटा लिख सकते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये डिलीटेड टॉपिक से है, बाकी एक बार इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, two poles of height 13 meter and 7 meter is stand vertically on the plain ground at the distance of 8 meter from each other. The distance between their top is, यहाँ पे एक पोल मान लीजिए हो गया 13 मीटर का और एक पोल हो गया 7 मीटर का, दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर बोला हुआ है। तो अगर यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे तो ये 7 होगा, तो इतना पार्ट 7 होगा, बाकी 13 से बचा हुआ पार्ट ऊपर आ जाएगा, यानी ऊपर का पार्ट है 6। ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8, दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस पूछा हुआ है, यानी कि ये लेंथ। तो बस पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे लगा दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखोगे AC का स्क्वायर इक्वल टू रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 36 मीन्स हो जाएगा ये 10। इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर ए एंड बी इज। अब यहाँ पे बोल रखा है कि दोनों नंबर को प्राइम है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको मालूम है, ऐसा कोई भी दो नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा 1 के अलावा। मतलब अगर ए का फैक्टराइजेशन आप करोगे तो लिखना पड़ेगा 1 इंटू ए, और बी का करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1 इंटू बी। अगर दोनों का एचसीएफ पूछता तब तो आंसर होता 1, और एलसीएम पूछा हुआ है इसलिए इसका आंसर होगा ए मल्टीप्लाई बी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ साइन ए इक्वल टू ए बाई बी देन कॉस ए इज इक्वल टू। यहाँ पे साइन थीटा का हिसाब दिया हुआ है, आपसे कॉस थीटा पूछा हुआ है, तो इसको हम रिलेशन से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप चाहो तो इसको ट्राइंगल से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे रिलेशन इन दोनों का होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर ए लिखोगे तो आपको लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ए बाई बी, इसलिए हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा जब आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मीन्स आंसर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट सी वाला। ये हो गए 10 इसके प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ।
आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।